चलिए, तो कक्षा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी होगा, लेखा शास्त्र का जो है व्याख्याता में जो एक पोर्शन है, वाणिज्य, है ना? तो उसके क्लासेस जो है मेरे द्वारा ली जाएगी। तो लेखा शास्त्र में जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा 2023 में जो पेपर अभी हुआ है, ये 2 संभाग में हुआ है ना? जानकारी जैसे कि आप सभी लोगों को होगा। अब 2 संभाग कौन-कौन से थे? तो एक है सरगुजा, ठीक है? और एक है बस्तर, है ना? ये 2 संभाग में और पोस्ट की संख्या लगभग आप सभी लोगों को कंबाइंड अगर बताऊं तो जो भी 13-14 हजार के आसपास था, है ना? 13,000 समथिंग कुछ था। तो इतने तो थे। अभी जो है अब व्याख्याता की तैयारी क्यों कर रहे हैं? तो 3 मेन, है ना, संभाग, जिसका क्या-क्या नाम है? एक है बिलासपुर और एक हो गया आपका रायपुर और एक हो गया आपका दुर्ग। अब इसे मेन संभाग बोलने से ये मतलब नहीं है कि ये दोनों संभाग मेन नहीं है ना? ये दोनों संभाग मेन नहीं है, ये तीनों मेन है, ऐसा बोलने से ये बोला क्यों जाता है? मैं उस चीज को समझाता हूँ। देखिए, सबसे ज्यादा जहाँ पॉपुलेशन होगा, सबसे ज्यादा शिक्षक, व्याख्याता, है ना, सहायक शिक्षक वहीं लगेंगे। और पॉपुलेशन के मामले में आप लोगों को पता ही है, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग लगभग 70 टू 75% जो पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ की, वो कवर करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो सबसे ज्यादा पोस्ट आने की संभावना है, अगर व्याख्याता में बोला जाए या फिर शिक्षक, सहायक शिक्षक में बोला जाए, तो इस 3 संभाग से है। और इस 3 संभाग में जो है अभी भर्तियां बाकी है, जो कि लगभग उम्मीद है कि इस गर्मी में वो भी भर्ती हो जाएगी। मतलब कि मैक्स टू मैक्स आपका मार्च अप्रैल तक के जाएगा, भर्तियां स्टार्ट हो जाएंगी, है ना? मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं, एक बार मुझे जरूर बताएंगे। और हाँ, यूट्यूब से उन विद्यार्थियों को मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा, अगर आप कॉमर्स नहीं, यानी लाइफ में कॉमर्स अगर नहीं लिए हुए हैं, तो मेरी यूट्यूब की क्लास आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं रहेगी। ठीक है, बाकी हाँ, जनरल नॉलेज के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, नेट सेट किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, ये मुख्य रूप से आपका वहां काम आएगा, है ना, ये क्लासेस। तो सबसे पहले तो देखिए, जो भी मतलब कि प्रश्न आए है ना 2023 में, उन्हें कवर मैं करवाऊंगा ही आपको। प्लस एक चीज आप लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सिलेबस टू सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, अगर नहीं जाना है, बहुत ज्यादा ज्ञाता नहीं बनना है आप लोगों को। ठीक है, सिलेबस टू सिलेबस आप रीड कीजिए, आपका जो पेपर है बहुत आसानी से निकलेगा। 2023 में हमारे पास एक सिलेक्शन आया था व्याख्याता से, जिसका नाम था बबीता गोरे, है ना? वो भी क्लासेस ज्वाइन किया करती थी। उनके बारे में पुराने स्टूडेंट्स अगर कोई होंगे तो वो उनके बारे में जान रहे होंगे। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं सिलेबस के साथ, कि पहले सिलेबस क्या है उसे मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो वॉइस अगर क्लियर होगा तो शुरुआत करते हैं, है ना? तो ये सिलेबस रहा लेखा शास्त्र सिलेबस। क्या क्या है देखिए, सबसे पहले तो लेखांकन का परिचय। हम लोग जो क्लासेस यानी कि ले रहे हैं, पहला क्लास जो है, अकाउंट में लेखांकन ही पहले आता है ना? तो उसका सबसे पहले परिचय आपसे पूछेगा। परिचय से इस वर्ष जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब परिचय से कैसे क्वेश्चन पूछा गया था? तो राइटर्स के नाम, जैसा कि मैं हर क्लास में आप लोगों को बताया हूं कि अभी जो पैटर्न चल रहा है, मतलब व्यापम का, सीजीपीएससी का एग्जाम लेने का, तो उसमें क्या हो रहा है, एक परिभाषा लिख दे रहा है या बुक का नाम लिख दे रहा है, इसके लेखक कौन है। जब कुछ नहीं मिलता है तो यही करना पड़ता, वाजिब भी है, समझिएगा। कोई परिभाषा से क्वेश्चन कैसे दे देगा, अंदर से क्वेश्चन नहीं दे सकता, तो राइटर्स के नाम से वो क्वेश्चन दे सकता है ना? तो लेखांकन का परिचय, लेखांकन का अर्थ, विशेषता, उद्देश्य, लाभ, सीमाएं एवं सूचना। लेखांकन सूचना क्या होती है, ठीक है? इसके बाद जो समझने योग्य है हम लोगों के लिए, वो है लेखांकन सूचना के प्रकार, लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता एवं उसकी आवश्यकता, लेखांकन सूचना की गुणवत्ता के निर्धारक, है ना? इतने चीजों को हम लोगों को रीड करना है। अब देखिए, इतने छोटे छोटे, अब ये टॉपिक्स वो हैं कि आप लोगों को भी पता है कि कभी भी कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन चयन कर रहा हो, है ना, कोई भी सेलेक्ट कर रहा हो, किसी भी एग्जाम में समझ जाइए या टेस्ट में ही समझ जाइए, विशेषता, उद्देश्य, लाभ, सीमाएं, यहाँ से क्वेश्चन तो बनते हैं नहीं।
बनाया भी जा सकता है, लेकिन वो इतना टफ क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब उसमें क्लासिफाई करना, उसको वर्गीकरण करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से पूछता है यहाँ से, तो देखते जाइए। लेखांकन से आशय क्या है, सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है ना। वित्तीय व्यवहारों का लेखा एवं, मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूं, आप लोगों को अगर देखने में प्रॉब्लम होगा तो मुझे तुरंत बताएंगे, है ना। यहां तक ठीक है, नहीं दिखेगा तो मुझे बताएंगे, ठीक है। वित्तीय व्यवहारों का लेखा वर्गीकरण से छोटे रूप में बनाने से है लेखांकन का आशय, ठीक है, जिससे कि एक समय अवधि के बाद व्यापार में चल रहे लाभ हानि का पता लगाया जा सके। अब लेखा क्यों किया जाता है, याद रखिएगा ना। तो अब देखिए, एक व्यापारी, लेखा तो व्यापारी ही करेगा, है ना। व्यापारी बोलिए, बड़ी बड़ी कंपनियां बोलिए, है ना, हर चीजों को याद रख पाना मुमकिन है क्या, नहीं है ना। यहाँ तो मतलब कि समझ जाइए कि एक एक दो दो पुस्तक याद नहीं रख पा रहा है इंसान। व्यापार में समझिए एक दिन में वो 1000 लोगों से मिलता है, 1000 लोगों की बातें, 1000 लोगों के ट्रांजेक्शन याद रख पाना लगभग इम्पॉसिबल है ना। मतलब जीरो एरर मांगता है अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो। जीरो एरर का मतलब ये होता है कि एक भी गलती ना हो तभी आपको प्रॉफिट होगा, अगर गलती हुई तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। क्योंकि आपको भी पता है जो भी बिजनेस करता है व्यक्ति, वो लगभग लगभग 50% से ऊपर अपना लागत लगाया होता है, उसके बाद ही वो क्या करता है, प्रॉफिट में जाता है। अगर वो 60% के लाभ में, यानी 60% की लागत में काम कर रहा है और 40% लाभ कमा रहा है, तो याद रखिएगा 10 में से 4 ट्रांजेक्शन यदि वो भूल जाता है तो उसे लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब लेखा करना क्यों जरूरी है ना। तो एक व्यापारी याद नहीं रख पाने के कारण, ठीक है, याद नहीं रख पाना। अब देखिए क्या होता है, याद नहीं रख पाना। हाँ सर, हाँ ठीक है ना सर। तो याद नहीं रख पाने को क्यों बोला जा रहा है लेखा करने से, तो याद नहीं रख पाने से ही लेखा किया जाता है, ठीक है। अब इसे छोटे रूप में लिखना, छोटे रूप में कैसे लिखा जाता है, तो जैसे मान लीजिए सुरेश ने 2000 रुपए का माल खरीदा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर सुरेश लिखेंगे और यहाँ 2000 रुपए लिखेंगे। इतने से आपको पता चल जाएगा कि सुरेश ने हमसे क्या किया है, 2000 रुपए का माल क्रय किया है। क्यों पता चलता है, तो याद रखिएगा, हो सकता है आपने इस पुस्तक के ऊपर लिखा हो क्रय, ठीक है। पुस्तक बनाते हैं, वर्गीकरण करते हैं ना, बही खाता, बुक कीपिंग उसी को कहा जाता है ना। लेखा शास्त्र का दूसरा नाम बुक कीपिंग भी है। एक्चुअल में बुक कीपिंग पहला नाम है, समझिए आप, है ना। लेकिन बुक कीपिंग बोलने से क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब जो बिगनर है, अब क्या है, यूट्यूब में भी जब लाइव चलते रहता है तो 11th-12th के बच्चे लोग भी क्या है, ज्वाइन कर लिए रहते हैं ना। तो उनको उनके समझाने के लिए लेखा शास्त्र से शुरू करना पड़ता है। लेकिन इसका स्टार्टिंग नाम जो था पुस्तपालन ही था, बुक कीपिंग ही था। आप लोगों को ध्यान रखना, आगे मैं मेंशन करूंगा, ठीक है। सुरेश 2000। अब यहीं पर अगर मैं बोलूं कि रमेश को 2000 रुपए का माल विक्रय किया, तो रमेश 2000, ठीक है। अब रमेश 2000 मैंने तो लिख तो दिया, लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा, नाम तो दोनों का देखो थोड़ा सा अंतर है और अमाउंट सेम है। सुरेश ने क्रय किया है, रमेश को हमने विक्रय किया है, ठीक है। सुरेश ने क्रय किया, सॉरी, रमेश ने विक्रय किया, है ना। अब सुरेश ने क्रय किया तो ये 2000 रुपए क्रय, और रमेश से हमने क्रय किया है, ठीक है, यानी रमेश ने विक्रय किया, ठीक है। तो हो सकता है हमने यहाँ पर विक्रय लिखा हो। ये चीज आप लोगों को बहुत ध्यान देना है। इसी से पता चलता है नियम अनुसार बनाने से लेखा शास्त्र एक विज्ञान भी है, ठीक है। अब देखो, मैंने क्रय के साइड क्रय लिखा, अगर इस विक्रय को उठा के मैं यहां पर लिखता हूं, है ना, तो विक्रय का नीचे विक्रय में लिखते जाऊंगा, क्रय के नीचे क्या करूंगा, क्रय लिखते जाऊंगा। तो क्या होता है, एक ये सजाने की एक कला होती है। तो इससे पता चलता है लेखा शास्त्र एक कला भी है, ठीक है। इतना चीज आप लोगों को ध्यान देना है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, यही इसकी क्या है, विशेषता है, ठीक है। अब लेखा शास्त्र कला है या विज्ञान है? लेखा शास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों है। लेखा शास्त्र ना तो कला है ना तो विज्ञान है,
एक प्रश्न अगर विशेषता से बनाया जाए तो ये एक प्रश्न वो हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए, लेखांकन हमें व्यापार से बाहरी पक्षों की वित्तीय संबंधों की जानकारी भी उपलब्ध कराता है। बाहरी पक्षों की वित्तीय जानकारी क्या है जी, है ना? तो लेखा यदि नहीं करोगे तो अगर मान लीजिए आपके पास 4 पार्टियां हैं, 4 पार्टियों को आप क्या है, आप अपने आप को व्यापारी समझिए, ठीक है? व्यापार आप जो संचालन कर रहे हैं, तभी आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। 4 पार्टियां हैं, 4 पार्टियों को आप क्या कर रहे हैं? माल विक्रय कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप 4 पार्टियों को माल विक्रय कर रहे हैं और यदि लेखा नहीं करते हैं, ये एक पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी और ये चौथी पार्टी, ठीक है? यदि आप लेखा नहीं करते हैं और केवल माल विक्रय करते जाते हैं तो हो सकता है ये पार्टी आपसे 50,000 रुपए का उधार लिया, ये पार्टी 20,000 रुपए का उधार लिया, ये पार्टी जो है 40,000 रुपए का उधार लिया और ये पार्टी पहुंच गया सीधा 5 लाख रुपए के उधार में। ठीक है, जो कि व्यापार के हिसाब से एक छोटे व्यापारी, मीडियम मध्यम व्यापारी के हिसाब से भी क्या है? गलत है। क्यों? समझिएगा, यदि आप इतना ज्यादा उधार देंगे तो आपका व्यापार संचालन में कुछ ना कुछ परेशानी होगी। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति क्या कर दे? बेईमानी कर दे। ठीक है, तो बाहरी पक्षों से जो संबंध है ना, वो हमें लेखा बताता है। जब तक कि ये आप लेखा नहीं करेंगे तो कौन सी पार्टी हमसे कितनी उधार ले रही है, ये चीज हमें पता नहीं चलेगा। कब किसका कितना पैसा है ये भी नहीं पता चलेगा। अब इस पार्टी को क्या करना है हम लोगों को? अगर हमारी लिमिट अगर 1 लाख रुपए तक क्रेडिट देने की है तो हम जब 1 लाख ये पहुंचने वाला होगा या 1,10,000 1,20,000 रुपए तक पहुंचेगा, तब क्या करेंगे हम लोग? इनको क्या है, पेमेंट के लिए या फिर ऐसा अलर्ट भेजेंगे कि इसके बाद आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, या जब तक आप क्या करेंगे? पेमेंट नहीं करेंगे। पेमेंट के लिए कॉल, मैसेज, सूचना पहुंचाना, यहीं पर काम आता है सूचना का काम। ठीक है, लेखांकन सूचना। ठीक है, लेखा करके सूचना पहुंचाना। लेजर भेजते हैं ना जब हम लोगों को, जैसे आ, बिजली बिल को भी आप लोग बोल सकते हैं एक लेखा सूचना, क्योंकि बिल जो है प्रिंटेड फॉर्म में आता है। समझ रहे हैं? लेखा सूचना है वो भी। ठीक है, अब जो है इस व्यापारी को क्या करेंगे? 5 लाख वाले व्यापारी को हम लोगों को किसी तरह अलर्ट ऐसा भेजना पड़ेगा, सूचना भेजना पड़ेगा कि इसके बाद आपको क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। यही चीज आपको लेखा बताता है। ठीक है, लिखने से यही चीज बताता है, भूल ना जाए ताकि आप। ठीक है, अब जो है लेखा शास्त्र को पुस्त पालन के नाम से भी जाना जाता है। पुस्त पालन का मतलब ये होता है, पुस्त पालन पहले तो क्लासिफाई कर दें अगर इसे, तो इसका इंग्लिश में जो नाम होता है पुस्त पालन का, वो होता है बुक कीपिंग। ठीक है, ठीक है, बुक कीपिंग। अब इसमें बुक का अर्थ अलग है, कीपिंग का अर्थ, इसको बही कहा जाता है, कीपिंग मतलब पालन। ठीक है, नियमानुसार किसी चीज को लिखना, पालन करना। ठीक है, फॉलो, फॉलो भी नहीं बोला जा सकता, है ना? तो ये होता है बुक कीपिंग का अर्थ। ठीक है, बुक का मतलब कॉपी, डायरी, ये सब समझ सकते हैं आप लोग। बाकी रियल में जो अकाउंट की आती है वो आप लोगों को पता होगा, बही अलग आता है, उसमें प्रॉपर कॉलम बना रहता है, कितना यानी लेस करना है। डेबिट क्रेडिट आप लोग एक आध देखिएगा, स्टेशनरी शॉप में, बुक शॉप में अक्सर ये सब मिलता है। तो लेजर वहां जब बोलेंगे ना तो आपको वो वही चीज दिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बुक कीपिंग। ठीक है, अब लेखांकन को पुस्तपालन के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले पुस्तपालन ही आया, जिसे लास्ट बाद में क्या कहा गया? लेखांकन कहा गया। ठीक है ना? अब चलिए किस तरह से मतलब कि आगे आगे इसका विकास होता गया देखते जाएंगे हम लोग। लेखांकन के संबंध में कुछ जरूरी एवं परीक्षा के उपयोगी जानकारी क्या क्या है समझिए ना। बहुत ज्यादा यानी परिभाषा में नहीं जाना है हम लोगों को, है ना? कितना पढ़ेंगे, मतलब 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, एम कॉम, सब शुरुआत तो लेखा ही है। समझ रहे हैं ना? तो आप लोगों को थोड़ा इसको ध्यान देना पड़ेगा कि थोड़ा फैक्चुअल चीज, जिससे जितनी जानकारी चाहिए उतनी ही लीजिए, है ना? जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ज्ञाता बन जाए अकाउंट के, पता चल रहा है व्याख्याता का पेपर ही नहीं निकल रहा है आपका, लेकिन जान सब चीज रहे हैं, क्या मतलब का ऐसा, है ना? ज्ञान का समझिएगा।
कुछ यूट्यूब में समझिएगा। जो भी यूट्यूब में ये मैसेज कर रहे हैं कि मैथ्स की लेक्चरार की क्लास नहीं हो रही, उनकी क्लास जो है लक्ष्मण सर के द्वारा ली जाएंगी। वो जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, कारण आप लोगों को पता ही है, जैसे-जैसे मतलब कि ये एहसास होता है कोचिंग में कि अब इस चीज की जो है पेपर लगभग समीप है, वैसे-वैसे क्या किया जाता है, क्लासेस जो है ली जाती हैं, ठीक है? बाकी तो जो है रिकॉर्डेड चलते रहती हैं हमारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी तो कुछ ऐसे कोई मैसेजेस नहीं है जिसका रिप्लाई किया जाए। तो क्या है परीक्षा से उपयोगी जानकारी, है ना? लेखांकन के जन्मदाता इटली के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक लुकास पेसिओली है ना? नाम ठीक से लिया, पेसियोली हो जाता है ना बोलते-बोलते, पेसिओली। अब नाम में भी कभी अगर अंतर दे दिया ना थोड़ा बहुत, है ना? योली लिख दिया, याली लिख दिया, है ना? तो टफ जरूर क्वेश्चन होगा, लेकिन जिसे पता होगा ओली है लास्ट में, है ना? तो लुकास पेसी ओली, है ना? ये है ना? यही क्वेश्चन फंसा था ना 2023 में, ठीक है? एक क्वेश्चन जो फंसने लायक था, शायद मैं इससे पहले लेक्चर में उसे बताया भी था, और ये क्वेश्चन फंसा भी था। अब फंसने लायक क्वेश्चन क्यों है, तो एक ही दो राइटर के नाम आएंगे, एक ही दो सन आएंगे, और वही चीज आपका फंसेगा। अब पुस्तपालन का उल्लेख उनकी पुस्तक डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चर्स, जिनका प्रकाशन वेनिस नगर में सन 1494 में हुआ। यही चीज आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है? एक डेट हुआ, नगर क्या है, वेनिस नगर। मेरे हिसाब से अगर अनुमान मेरा सही बैठेगा तो अगला क्वेश्चन ये वेनिस नगर वाला है, ठीक है? नाम ही नहीं है, ज्यादा अर्थ में नाम ही नहीं है, 5 पेज का तो आपका खुद का पीडीएफ है, ठीक है? तो मतलब नाम जितने कम रहेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन क्या है, संभावना रहती है कि उसी के आसपास से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? एक नाम क्या याद रखना है, लुकास पेसिओली, है ना? ये गणितज्ञ और दार्शनिक थे। ये चीज पूछ सकता है आप लोगों से अगर बहुत टफ लेवल पे जाना हो तो, ठीक है? कि वो गणितज्ञ थे या नहीं, तो आपको दिमाग आएगा तुरंत कि अरे वो तो कॉमर्स के बारे में लिखे तो गणितज्ञ कहाँ से हुआ, ऐसे नहीं, है ना? ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है? वेनिस नगर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो डीकम्प्यूसेट स्क्रिप्चर्स है, ये ध्यान देंगे इसी का नाम लिखा गया था, और इस सन में कि ये पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई थी, ये 2023 का क्वेश्चन था, ठीक है? ये चीज आप लोगों को समझ आ गया होगा, है ना? इस पुस्तक में पुस्तपालन प्रणाली के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो किनका वर्णन किया गया, पुस्तपालन सिद्धांत का, ठीक है? यहाँ तक रखे रहता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान है। पुस्तपालन सिद्धांत मतलब कि जो नियम बनाए जाते हैं ना पुस्तपालन के संबंध में, कि किस तरह से मतलब लेखा करना है ना? इन चीजों को उस समय लिखा गया, समझ रहे हैं? ईयर समझ रहे, 500-600 साल पहले उस चीजों को लिखा गया, अभी तक उनको यानी कि फॉलो किया जा रहा है, ठीक है? जिसका बाद में 1943 में, है ना, ह्यूग ओल्ड केसिल, ये भी नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि अब मैं बताया ना 4 ही 5 नाम है, सॉरी 2-3 नाम है, 2-3 डेट्स हैं, उसमें से एक में से तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों को, ये क्वेश्चन बच गया, है ना? एक ये 1543, ठीक है? 1543 ईस्वी में क्या किया गया, ह्यूग ओल्ड केसिल, इसका नाम याद रखना है, ठीक है? के द्वारा इस पुस्तक को का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, ठीक है? अब अंग्रेजी में कैसे अनुवाद किए, तो अब आप बताइए, मतलब किसी भी चीज को अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है तो क्यों किया जाता है? तो याद रखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति ना कोई भी यानी कि बुक लिखता है ना, किसी भी चीज की रचना करता है, तो वो अपने यानी कि स्थानीय भाषा में करता है जी, है ना? और हमारे लुकास पेसियोली जी कहाँ के थे, इटली के थे, मतलब भाषा कौन सी रहेगी, इतावली, है ना? इटली की भाषा क्या है, इतावली, है ना? तो ये जो बुक था ये इतावली भाषा में था, है ना? ये इतावली, इसी भाषा को ना इतियाल सॉरी इतालियानो, ये भी भाषा कहा जाता है, ठीक है? इतालियानो।
अब ये नॉलेज क्यों जरूरी है आप लोग समझिएगा। सबसे प्रारंभिक पुस्तक, है ना, डी कंप्यूशेट कौन सी भाषा में रचित की गई थी बोलेंगे, तो आप लोगों को थोड़ा वहां पर दिक्कत हो सकता है ना, इसलिए आप लोगों को ध्यान देना है। इटली के वेनिस नगर मतलब उसी भाषा में क्या किया गया था, इसे लिखा गया था, जिसका बाद में क्या किया गया ह्यूग ओल्ड केसिल के द्वारा इस पुस्तक का अंग्रेजी में क्या किया गया था, अनुवाद किया गया था। 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले ह्यूग ओल्ड केसिल के द्वारा जो है अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया था वह कौन सी भाषा में था, तो अंग्रेजी, ठीक है। सॉरी, किस सन में किया गया था बोलेगा तो 1543 लेना है आप लोगों को। 1543 में जिनके द्वारा मतलब पुष्प पालन को क्या किया गया, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, वो कौन है बोलेगा तो इनका नाम लेना है आप लोगों को। ध्यान रखिएगा इनके नाम के साथ वहां डेफिनेटली जो है लुकास पेसियोली का नाम भी होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है, नाम से ना इतने चीजें मुख्य चीज है जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों को। ये वाला भाषा भी आप लोगों को है ना, इतालियानो, ये भाषा भी आप लोगों को, या इतावली, ये सब भाषा भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसकी विशेषता तो देख लेते हैं क्या है विशेषता। है ना, तो सबसे पहले आप लोगों को विशेषता में ये ध्यान देना है, लेखांकन एक कला है। कला क्यों है जी, ठीक है। कला क्यों है, तो लिखने का तरीका जो है इसका सजात्मक है। सजात्मक मतलब क्या होता है, जिसे सजा के लिखा जाए, ठीक है। अब सजा के कैसे लिखा जाता है, तो आप लोगों को पता है जनरल एंट्री जब भी हम लोग करते हैं तो यहाँ पर ये जरूर लिखते हैं, है ना, ऐसे करके, जैसे सुरेश, यानी सुरेश अकाउंट डेबिट, ऐसे करके ये ऐसे किया जाता है ना, अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर टू यहाँ लिखा जाता है ना, टू सेल्स अकाउंट, है ना। तो ये यहां से स्टार्ट हुआ, ये यहां से स्टार्ट हुआ। अगेन आप जब कुछ लिखेंगे तो फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, एंडिंग यहां से करेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर एक क्या रहता है, कॉलम में रहता है ना। इतना स्क्रीन में आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक। ये प्रॉपर एक कॉलम में रहता है। फिर जब कभी अमाउंट लिखते हैं हम लोग तो आप लोगों को पता होगा, मान लीजिए 1000 यहाँ लिखे हैं तो ये 1000 दूसरा वाला यहाँ लिखाता है। तीसरा वाला अगर 2000 रुपए है तो यहाँ चौथा वाला 2000 यहाँ। ये भी प्रॉपर क्या रहता है, एक कॉलम में रहता है ना। मतलब कि इसे सजा सजा के लिखा जाता है ना। मैथ्स में ये चीज बहुत कम देखा जाता है, क्यों समझिएगा। मैथ्स में क्या करते हैं, लाइन से बना देते हैं ना, किसी चीज को आगे इधर करना ना इधर करना, बीच से शुरू हुआ बीच से ही खत्म हो जाता है। लेकिन लेखा शास्त्र का जब आप पेपर देखे होंगे, क्वेश्चन देखे होंगे, तो प्रॉपर एक फॉर्मेट में रहता है ना। मतलब लिखने की एक कला है ये, है ना। इसलिए क्या है, ये विशेषता हो गई इसकी। अब विज्ञान क्यों है बोल रहे हैं ना, तो विज्ञान किस चीज को कहा जाता है जी, लेखा शास्त्र में विज्ञान बोल रहा है इसको, है ना। तो क्यों कहा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, लेखा के लिए ज्ञान की आवश्यकता, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, लेखा इतना भी आसान चीज नहीं है। चलो मानते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, जैसे मैथ्स वाले सबसे ज्यादा बोलते हैं कि अकाउंट पर अकाउंट 90 नंबर ऐसे ही आ जाने हैं आपके। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसके लिए भी एक ज्ञान की आवश्यकता होती है ना। या फिर लेखा अगर इतना ही आसान होता तो हर छोटा बड़ा व्यापारी, है ना, जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, वो क्या करता, लेखा करके अपने क्या करता, दुकान को चलाता। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। बड़ी बड़ी दुकानों में या बड़ी बड़ी कंपनियों में ही आप लोग देखे होंगे कि प्रॉपर जो है अकाउंट के थ्रू क्या चलता है, वहां पर बिजनेस चलता है।
तो प्रॉपर अकाउंट के थ्रू अगर बिजनेस चल रहा है, इसका मतलब उन लोगों को क्या है, लेखा का जो है जानकारी है, नॉलेज है, तभी क्या हो रहा है, अकाउंट के थ्रू उनका चल पा रहा है बिजनेस, ठीक है। तो इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है ना। बहुत ज्यादा गुणा भाग प्लस माइनस ये सब भी करना पड़ता है। और ज्ञान लेखा का ज्ञान के बिना आप एक भी पुस्तक नहीं बना सकते, चाहे आप क्रय विक्रय ही क्यों ना लिख रहे हो। क्लासिफाई करना भी जो सीखता है ना इंसान, तो वहीं से सीखता है, लेखा से, ठीक है। अब ये हो गया लेखांकन की, ठीक है, विशेषताएं। ये तो हो गया कला एवं विज्ञान दोनों है। इसके अलावा एक विशेषता और है, शायद टाइप करना रह गया यहाँ पर, वित्तीय लेन देन, ठीक है। वित्तीय लेन देन क्या है? तो वित्तीय लेन देन का मतलब ये हो जाता है लेखा की विशेषता कि लेखा उन्हीं चीजों का किया जा सकता है जिसका मतलब कि जिसे ना पैसे से आंका जा सके, ठीक है। जैसे क्रय विक्रय तो आप नॉर्मल समझ ही जा रहे होंगे। तो क्रय विक्रय एक हुआ, एक मान लीजिए, हाँ एक अच्छा चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे बोलते हैं ना कि चोरी से हानि वाला आप लोग इंसिडेंट सुने होंगे लेखा में। तो जब कभी मान लीजिए जैसे रमेश ने चोरी की, ठीक है, तो इसका लेखा हो जाएगा। लेकिन रमेश ने जब चोरी की तो आपने इसे 4 जूते मारे, इसका लेखा होगा क्या? नहीं होगा। तो केवल वित्तीय लेन देन का, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है, ओनली वित्तीय लेन देन का। जैसे रमेश ने चोरी की तो चोरी से हानि लिखाता है ना, चोरी से हानि, है ना। और ऐसे करके 2000 रुपए। लेकिन यहाँ पर उसे कितने जूते पड़े ये लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। मतलब कि केवल वित्तीय लेन देन। अब चोरी करना भी वित्तीय लेन देन कैसा है? तो नुकसान जो हुआ उसे लेखा तो करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है विशेषता में। अब उद्देश्य क्या है जी? तो उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना पड़ेगा उद्देश्य में आप लोगों को, व्यापार की स्थिति। अब व्यापार की स्थिति क्या है ना। तो व्यापार की स्थिति ऐसी है कि जब कभी भी आप लेखा करते हैं तभी आप यह जान पाते हैं कि आपके व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, ठीक है ना। लाभ या हानि। अब देखिए लाभ हो रहा होगा तो आप क्या करना चाहेंगे, उसे डबल करना चाहेंगे। अगर ये 1x चल रहा है तो इसे आप 2x करेंगे, मतलब गुना में होता है ना, बोलते हैं इसे 2x करने की कोशिश करेंगे। अगर ये ऑलरेडी 2x है तो आप इसे 4x करेंगे। अगर ये 4x है तो आप इसे 8x करेंगे। मतलब हर एक इंसान चाहता है उसे मैक्स टू मैक्स क्या हो, प्रॉफिट हो। इसलिए लेखा करना बहुत जरूरी है। अगर लाभ चल रहा होगा तो ठीक है, नहीं चल रहा होगा तो बिजनेस स्विच करना चाहिए, ठीक है। ये सही राय है। अब हानि, अगर हानि मान लीजिए हो रहा है कि 2x से आपका 1x जा रहा है, ज्यादा ही भलाई हो जा रहा है, या फिर सेल्स नहीं करने जान रहे हैं आप लोग, मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है। जैसे कुछ चीजों का मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है ना। उनमें से एक तो बुक की दुकान भी आती है, ठीक है। हालांकि दूरी के कारण मतलब ऐसे समझ जाइए हर जिले में उतना कंपटीशन नहीं है, लेकिन कुछ जिलों में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ज्वेलरी के शॉप में कंपटीशन है, लेकिन ज्वेलरी का शॉप ऐसा है कि एक ही बार 2 बार सीजन आने उनके, अच्छे से कमाते हैं वो लोग, ठीक है। तो हानि अगर मान लीजिए 2x से 1x हो रहा है, बिजनेस स्विच करो। 4x से अगर 2x हो जा रहा है तो भी क्या करना है, बिजनेस स्विच करना है आप लोगों को, ठीक है। व्यापार की स्थिति, तो इससे लाभ हानि का आप लोगों को पता चल ही गया, ठीक है। व्यापारिक संबंध, अब इसका कैसे पता चलता है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास 2011 में 50 पार्टियां हैं, पार्टियां का मतलब क्या होता है, जो भी, यानी कि अगला पर्सन जो आपसे माल परचेस कर रहा है या आप जिनसे परचेस कर रहे हैं, अगर ये 2021 में 150 पार्टियां हो गई, ठीक है, तो आपका बिजनेस जो है ग्रो में जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद 2023 में मान लीजिए 200 पार्टियां हो गई, ठीक है। तो इससे जो है व्यापारिक संबंध हम लोगों को पता चलते हैं कि कितने लोगों से क्या हो रहा है, व्यापार जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को
यहाँ पर से ध्यान रखना उद्देश्य से। उद्देश्य बहुत सारे हो सकते हैं, है ना? लाभ हानि का पता करना तो आप लोगों को मोस्टली तो वही रहता है ना? अब लेखा करने का उद्देश्य एक व्यापारिक संबंध भी हो गया, एक जो है वित्तीय जानकारी, है ना? वित्तीय जानकारी। तो वित्तीय जानकारी क्या है? जानकारी जानकारी क्या है? तो व्यापार में कितना पैसा है, कितना पैसा बाजार में लगा हुआ है, ये चीज की भी जानकारी आप लोगों को क्या होती है? लेखांकन से होती है। इसके अलावा जो है सरकार को डाटा उपलब्ध कराना, अब इसका लेखा करने से क्या होता है? सरकार भी इन चीजों को मतलब देखिए, सबसे पहले तो अगर टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं तो सरकार को डाटा उपलब्ध आप कराएंगे ही कि इतना पैसा का हमने विक्रय किया, कितना पैसे का क्रय किया। तो वो डाटा यानी कि कहाँ से होगा? लेखांकन से आप लोगों को मिलेगा। प्लस जब कभी भी सर्वे वगैरह चलता है तो सरकार जो है किसी भी शॉप से कोई भी डाटा क्या कर सकती है? डिमांड कर सकती है ना? वो लेखा से ही आप दे सकते हैं, चाहे कच्चे में रहे चाहे पक्के में रहे। ठीक है, अब इसके लाभ क्या है? तो लाभ तो आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले वित्तीय लेखा करना, है ना? याद रखना, याद रहना, ये इसके लाभ हो सकते हैं कि अगर आप लेखा कर रहे हैं तो इसका ये एक लाभ रहेगा कि आपको हर चीज जो है वो याद रहेगा, है ना? इसमें भी व्यापारिक संबंध इसमें भी आता है ना? कि व्यापार की संबंध कितने हैं, है ना? वित्त की जानकारी, जानकारी, ठीक है, जानकारी करना, स्कंद की जानकारी, स्कंद की जानकारी मतलब स्टॉक बोला जाता है इसे, ठीक है, इंग्लिश में स्टॉक की जानकारी, कि स्टॉक कितना है आपके पास, ये सभी चीज आपको, यही लाभ है लेखा करने से, है ना? कि कितना स्टॉक कहाँ बचा हुआ है, ये सब चीज ध्यान रहे आप लोगों का। ठीक है, अब सीमाएं क्या क्या है जी, नुकसान क्या क्या है लेखा के? तो सीमाएं, खर्चीली, अब खर्चीली क्यों है जी? तो अब देखिए, जिन चीजों को आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, अब देखो इसके बारे में थोड़ा निगेटिव सोचना है ना आप लोगों को, खर्चीली तभी आप लोगों को समझ आएगा। जिन चीजों को आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं या फिर मोबाइल में टाइप करके रख सकते हैं, है ना, मैसेज बॉक्स में, उन चीजों के लिए आप पुस्तक ले रहे हैं, है ना, पेन ले रहे हैं, उसको लिख के रख रहे हैं, है ना? तो इससे क्या हो रहा है? आपका पैसा यहाँ पर खर्च हो रहा है। ठीक है, समय, समय की बर्बादी। अब समय की बर्बादी कैसे है जी? तो लेखा करने में आपको थोड़ा समय तो लगेगा ना। जितने टाइम में आप और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, उतने टाइम में आप क्या कर रहे हैं? लेखा कर रहे हैं। तो आपको क्या हो रहा है यहाँ पर? समय का क्या हो रहा है? बर्बादी हो रहा है। ठीक है, इसकी और सीमाएं क्या? ज्ञान की आवश्यकता, तो ये भी इसका एक हानि है कि अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आपको क्या है? ये लेखा शास्त्र जो है आपका उपयोगी नहीं है, अगर आपको अकाउंट का नॉलेज नहीं है तो ये हो गई इसकी हानि, है ना? अब लेखांकन पद्धति पद्धति क्या है? तो इकहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली, है ना? ठीक है, अभी क्या है? इकहरा लेखा प्रणाली और दोहरा लेखा प्रणाली, है ना? तो इकहरा लेखा प्रणाली का मतलब आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, जो हम लोगों को प्रश्न आता है ना? क्वेश्चन अगर पूछता है हमें, है ना, कि रमेश को 2000 रुपए का माल हमने बेचा, तो वो इकहरा लेखा प्रणाली में ऑलरेडी लिखाया हुआ है। अगर उसे ही एज इट इज आप आंसर में भी डाल देते हैं तो वो इकहरा लेखा प्रणाली के हिसाब से एक सही एंट्री है। ठीक है, लेकिन दोहरा लेखा प्रणाली क्या बोलता है? यदि रमेश को हमने 2000 रुपए का माल बेचा है, इसका मतलब ये है कि रमेश ने 2000 रुपए का माल क्रय किया है और हमने क्या किया? विक्रय किया। दो तरह से क्या हुआ है? खाता इफेक्ट हुआ है। एक रमेश के खाते में जहां पर माल गया उनको, और दूसरा विक्रय जो हमने उसे किया, है ना?
अगर कैश में किया तो कैश का उल्लेख हो जाएगा वहां पर, बाकी कुछ नहीं, रमेश का नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो है इनकी पद्धतियां हैं, है ना। बहुत ज्यादा हार्ड यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप लोगों को, बाकी समझने योग्य चीजें मैंने यहाँ पर समझा दी है आपको। ठीक है, अब क्या लेखांकन सूचना क्या है जी? तो लेखांकन सूचना का मतलब, जैसा कि मैंने शॉर्ट में ऊपर में बताया है आप लोगों को, कोई भी चीज की जानकारी देना लेखा के संबंध में, वो लेखांकन सूचना कहलाती है। पत्र के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, किसी भी चीज के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से, पीडीएफ भेजकर, लेजर भेजकर, वर्ड फाइल के माध्यम से, किसी भी चीज से अगर आप किसी को जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं तो लेखांकन क्या कहलाता है? सूचना कहलाता है। उनके संबंध में या अपने व्यापार के संबंध में, किसी भी चीज के संबंध में ये चीज हो सकती है। ठीक है, लेखांकन सूचना के उपयोग करता तो बहुत लोग हैं। सबसे पहले तो समझ जाइए, व्यापारी करता है इसको, है ना, व्यापारी। दूसरा, व्यापारी के कस्टमर, ग्राहक करते हैं इसको। तीसरा, सरकार करती है इसको। ठीक है, चौथा, सीए कर सकता है ना, लेखांकन सूचना का, है ना, चार्टेड अकाउंटेंट जो हमारे यानी कि फील्ड में जो आगे बढ़ के बनते हैं इस चीज को, तो सीए कर सकता है इनको। लेखांकन सूचना की आवश्यकता क्या क्या है? तो आवश्यकता ये है, सबसे पहले सटीक जानकारी, ठीक है, त्वरित जानकारी, ठीक है, ये सभी चीजें हो सकती हैं, है ना। ठीक है, तो ये जो है उसकी आवश्यकता हो सकती है ना, त्वरित जानकारी प्राप्त होना। अब देखिए, कोई अगर बोल रहा है मुझे लेजर चाहिए, है ना, तो लेखांकन सूचना के तहत उसे क्या है, पीडीएफ फॉर्म में आप भेज सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप उसे बोलेंगे कि हम लेखांकन सूचना नहीं दे सकते, आप आकर देखिए, तो इसमें जो है समय की व्यर्थता बचती है ना, समय बचना, ये सब जो है इसके क्या हो सकते हैं, आवश्यकता हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता नहीं है ना, बस मैं इसे कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस में है। अभी लेखांकन सूचना के गुणवत्ता के निर्धारक तत्व, तो ये क्या बोलना चाह रहा है मुझे नहीं पता, और समझने वाली चीज भी नहीं है। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ व्याख्याता परीक्षा 2023 में इस अध्याय से जो प्रश्न पूछा गया था वो ये था, लुकास पेसियोली द्वारा डी कंप्यूशेट स्क्रिप्चर्स, ये जो का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो डेट तो मैं आप लोगों को बताया ही हूं, है ना। दो डेट आप लोगों को याद रखना है, एक जो कि ये 1494 वाला है, एक डेट जो एक्चुअल में इसका सही आंसर था। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसे बनाए होंगे, जो भी सरगुजा या फिर अंबिकापुर संभाग से जो लोग फॉर्म डाले होंगे, वो इसका आंसर तो सही लिए होंगे। इसके अलावा एक डेट और ध्यान देना है, इसका जो है इंग्लिश में जो अनुवाद किया गया वो कब किया गया? 1543 में। ऊपर क्लास में हुआ है ना, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो थोड़ा बैक करके देख लेंगे, ठीक है, क्लास को। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देना, ये एक क्वेश्चन वहां से पूछा था। दूसरा क्वेश्चन एक जो मुझे लगा कि हाँ ये भी क्वेश्चन यानी कि पूछा गया था, व्याख्याता 2023 में इस अध्याय से क्या क्वेश्चन पूछा? लेखांकन में किन तथ्यों को प्रकट किया जाता है? केवल मौद्रिक, केवल गैर मौद्रिक, मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं अभी आप लोगों को क्लास में बता रहा था, चोरी हुआ वहां तक के ठीक है ना। अगर चोरी के बाद मान लीजिए आपने उसे मारा, है ना, जो भी चोर है उसे यदि आपने मार दिया, तो ध्यान दीजिएगा उसका लेखा नहीं होता है ना। चोरी हुई उसका लेखा होगा चोरी, क्योंकि मौद्रिक लेन देन है, लेन देन नहीं है, घाटा है समझिए, लेकिन पैसे से ही संबंध है। सामान भी चोरा है तो भी पैसे से संबंध है, और अगर वो पैसा भी चोराता है तो भी क्या है, पैसे से ही संबंध है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि लेखांकन एक्चुअल में है क्या, है ना। ये चीज समझना जरूरी भी था, क्योंकि पहला नंबर जो हम लोगों का सिलेबस में दिखता है वो यही चीज दिखता है।
और इतने ही चीज आप लोगों को पूछे जाएंगे लेखा शास्त्र में, अगर क्वेश्चन फंसा तो भी, ठीक है ना। पहला तो किसी भी यानी कि जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, जो भी यानी सर मैडम जो भी हैं, तो उनका यही टारगेट रहता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ना दें। कारण क्या है तो समझिएगा, क्वेश्चन बनते ही नहीं है, क्वेश्चन देंगे कहाँ से? कारण सबसे बड़ा तो यही है। आगे बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन बनते हैं, जो एक अगर कोई भी अकाउंट यानी कि पढ़ रहे स्टूडेंट तो वो क्या कर सके, क्वेश्चन बना सके, है ना। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। चलिए क्लास को एंड करते हैं, है ना। मेरी कोशिश रहेगी कि हर दिन सुबह सुबह यह क्लास लगे, है ना, तो शेड्यूल के साथ जुड़े रहेंगे आप लोग। और आप लोगों को जैसे भी क्लास अगर चाहिए होगा, है ना, तो ध्यान दीजिएगा, व्याख्याता के कंप्लीट कोर्सेज जो हैं आप लोगों को उपलब्ध हो सकती है। एक यूआईएस एकेडमी नाम से हमारा चैनल है, सॉरी एप्लीकेशन है, और एक मिशन छत्तीसगढ़ के नाम से एप्लीकेशन है। तो वहाँ दोनों ही चीज सूचना यदि चाहिए हो तो नंबर अगर ठीक से दिख रहा हो आप लोगों को, मैं भी नंबर शायद भूल जा रहा हूँ, है ना, 9300999939, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना। ब्रॉडकास्ट के जो फायदे हैं उनकी सहायता से आपको एक लिंक जाएगा, वहां से आप लोग जो है कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं व्याख्याता के। तो शुरुआत कीजिए, जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, है ना, ये समझिए कि ये 3 संभाग में आप लोगों का बहुत लकी चांसेस रहेगा कि यहाँ आप लोगों का चयन हो सके, और चयन हो भी रहे हैं, है ना। पिछला तो ऐसा समझिए कि व्याख्याता में लगभग पोस्ट नहीं थे जनरल ओबीसी वाले लोगों के लिए, क्योंकि एसटी एससी को ही वहां पर दिया गया सिलेक्शन, है ना। और शिक्षक सहायक शिक्षक की तैयारी करने वालों के लिए और एक जरूरी सूचना है कि उन लोगों की ऑफलाइन क्लासेस कोरबा और बिलासपुर दोनों जगह ऑन है। कोरबा में आप लोगों का पीजी कॉलेज के सामने, ठीक है, और बिलासपुर में आप लोगों का अर्जुना क्लासेस के ऊपर गांधी चौक, ठीक है। और मंगला में है आपका, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने जस्ट है, वहां मंगला में भी ऑन है। बिलासपुर में 2 जगह और कोरबा में 1 जगह आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस भी ऑन है। शिक्षक सहायक शिक्षक की बात कर रहा हूँ ना मैं, ध्यान देंगे व्याख्याता के लिए सुबह सुबह नहीं पहुंचेंगे। 6 बजे सुबह ऑफलाइन क्लास ले पाना, पहुंच पाना भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। तो चलिए सर, पहले वाला समझाइए ना फिर से। चलिए ठीक है, बाद में बात करते हैं इस बारे में। तो आप लोग क्लास को बैक करके देख लेंगे, जिनको भी यानी कि ऐसा लग रहा हो कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ आए हैं उन्हें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने कल मॉर्निंग 6:30 बजे के आसपास, ठीक है।